जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 जो है द्विवर्षीय और 4 वर्षीय बिहार बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन अब डेली वाइज पे जो हम लोग करते हैं, इसमें अभी तक हम लोगों ने 3 सेशन कर लिए हैं। आज जो करने वाले हैं दोस्तों वो है हम लोग का सेट नंबर चौथा है, टेस्ट सीरीज नंबर 4। तो आइए इस सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर किया जाएगा। देखिए टेस्ट सीरीज 4 सेक्शन 1 जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन में देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग कंप्रीहेंशन को रीड करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 कह रहा है जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन। देखिए डायरेक्शन दिया है 1 से 5 तक क्वेश्चन हमें इसे सॉल्व करने को मिलेंगे। तो ये पहले पैसेज को हम लोग रीड करते हैं। क्या कह रहा है पैसेज में? कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए यहाँ से हमारा पैसेज है, इंडिया इज चीफली एन एग्रीकल्चर लैंड। भारत एक क्या है? मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। फसलों की खेती साल भर पानी की उचित आपूर्ति पर क्या रहती है? निर्भर रहती है। सिंस ओल्डन टाइम मतलब प्राचीन काल से ही लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव सफर्ड फ्रॉम ओकेजनल पीरियड ऑफ टू मच रेन एंड दोज ऑफ ड्राउट। मतलब प्राचीन काल से ही हमारे देश के बड़े हिस्से कभी बहुत ज्यादा बारिश तो कभी सूखे की मार झेलते रहते हैं। People have known that if surplus flood water could be stored way of use during the dry season। लोग को पता है कि अगर बाढ़ के पानी को सूखे मौसम में इस्तेमाल करने के लिए जमा कर लिया जाए, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो ये समस्याएं क्या हो जाएंगी? हल हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश कहें, they had neither the knowledge nor the means to do much in this direction। उनके पास इस दिशा में ज्यादा कुछ करने के लिए ना तो जानकारी थी और ना ही साधन। Whatever little they knew, they tried to put into practice। जो थोड़ा बहुत था उनके पास पता था। They dug channel to drain water from a pencil rivers। और जो थोड़ा बहुत उनको जो पता था उनसे उनको अमल में लाने के लिए कोशिश किया है। और उन्होंने जो 12मासी नदियां हैं उसे पानी निकालने के लिए नहरें भी खोदी है। This was a heavy and expensive work and a practicable over only a small area। यह भारी और महंगा काम था और इसे सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में ही किया जा सकता था। A large tanks were excavated and small dams built to hold back floods। बाढ़ को रोकने के लिए बड़े बड़े तालाब खोदे गए और छोटे छोटे बांध बनाए गए। But it was not possible to do anything on countrywide scale। लेकिन देशव्यापी स्तर पर कुछ भी करना संभव नहीं था। तो इस पैसेज में हम लोग ने देखा है कि क्या हमारी देश की एग्रीकल्चर स्थिति रही है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, बट उसको सुधार नहीं सकते हैं, है ना। उसको सुधारने की प्रक्रियाएं भी है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है क्या? द टर्म पेनिसिलियल मीन्स मतलब क्या होता है? द टर्म जो है पेनिसियल
मीन्स मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब 12 मासी। पेनिसियल मतलब 12 मासी, शब्द से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिवर्स फ्लो इनटू कैनल्स, क्या मतलब कि नहरों से बहने वाली नदियाँ। दूसरा है फ्लोइंग वंस अ ईयर, मतलब कि वर्ष में एक बार बहने वाली। तीसरा है फॉलोइंग थ्रू आउट द ईयर, मतलब वर्ष भर बहने वाली। चौथा है फॉलोइंग ड्यूरिंग द मानसून, क्या मानसून के दौरान बहने वाली। तो आंसर हम लोग का क्या मिल गया है, राइट आंसर सी, फॉलोइंग थ्रू आउट द ईयर, मतलब सालों भर बहने वाली, 12 मासी का मतलब आंसर सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ हैज आवर कंट्री सफर्ड सिंस ओल्डन टाइम्स, कह रहा है इसमें कि प्राचीन काल से हमारे देश को क्या क्या कष्ट सहना पड़ा है। तो देखिए ऑप्शंस है, इट हैज सफर्ड ड्यू टू द जमींदारी, मतलब इसे जमींदारी प्रथा के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरा है, इट हैज सफर्ड फ्रॉम अ हैवी रेन्स टू सब थ्रू आउट, मतलब यह भारी बारिश और गंभीर सूखे से पीड़ित रहा है। तीसरा है, इट हैज सफर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, और इसे ब्रिटिश शासन के तहत कष्ट सहना पड़ा है। चौथा है, इट हैज सफर्ड ड्यू टू द कास्ट सिस्टम, मतलब जाति व्यवस्था के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा है। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, इट हैज सफर्ड फ्रॉम हैवी रेन एंड सब ड्रो आउट, मतलब कि उसे भारी बारिश और कभी सुखाड़ का बहुत बार झेलना पड़ा है, और ये अभी भी होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि वाई वेयर द पीपुल अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब लोग समस्या का समाधान करने में असमर्थ क्यों रहे। तो देखिए ऑप्शन है क्या, ऑब्सेंस ऑफ विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति का अभाव है। दूसरा है, दे वेयर इनडिफरेंट टू द प्रॉब्लम, मतलब वे समस्या के प्रति उदासीन थे। तीसरा है, दे लैक्ड नॉलेज एंड द मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उनके पास समस्या को हल करने के लिए ज्ञान और समाधान की कमी थी। चौथा है, इनडेक्विट फाइनेंस, मतलब अपर्याप्त वित्त, मतलब फाइनेंस पैसा, है ना, क्या उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था जो असमर्थ थे अपने समाधान समस्या को करने में। तो आंसर्स क्या बनेंगे, आंसर्स बनेंगे दे लैक नॉलेज एंड द मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। लोग समस्या का समाधान करने में असमर्थ इसलिए थे, उनके पास समस्या को हल करने के लिए ज्ञान और साधन की कमी थी। आंसर सी होंगे। देखेंगे, एक्सवेट मीन्स मतलब क्या होता है, मतलब खुदाई, है ना, खुदाई का मतलब क्या होता है, टू फिल, इसका मतलब भरना होता है। टू मेक केव, मतलब कि गुफा बनाना होता है। टू डिग मतलब होता है गड्ढा खोदना। टू फ्लड, तो कौन सा है, ये सभी कट गए, गड्ढा खोदना, इसका मतलब है गड्ढा खोदना, आंसर सी करेक्ट होंगे। ठीक है, कह रहा है कि इंडियाज इकोनॉमिक इज चीफली डिपेंड्स ऑन डैश, सोशलिस्टिक्स, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, या फिर इंडस्ट्रियल। तो आंसर हम लोग का क्या मिलेगा, पहला ही लाइन था हम लोग का एग्रीकल्चर, है ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर है, तो कृषि पर, आंसर्स डी होंगे। अब देखिए डायरेक्शन दिया है 6 से 8 तक बनेगा, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, क्या है, द डैश ऑफ द मिडिल स्कूल इज वोमेन ऑफ डैश, कह रहा है कि डैश मिडिल स्कूल की एक महिला डैश, क्या है, आइए देखते हैं ऑप्शन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स, 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 प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल्स, क्या होंगे इसमें ऑप्शंस। तो आंसर्स यहाँ पे बनेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी होगा, द प्रिंसिपल ऑफ द मिडिल स्कूल ऑफ अ वुमेन ऑफ प्रिंसिपल, है ना, आंसर्स यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, स्टूडेंट्स शुड नॉट बी चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, तो आंसर्स क्या होंगे, मतलब पार्किंग स्टिकर्स खरीदने डैश लिए जाना चाहिए, छात्र के शुल्क से। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बनेगा यहाँ पे फ्री, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, यहाँ पे फ्री होगा।
होगा पार्किंग स्टिकर खरीदने के लिए छात्रों से शुल्क जो है फ्री कर दिया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है क्या, इफ यू हैव रोजेज ग्रोइंग इन योर गार्डन यू कैन मेक अ लवली डैश ऑफ फ्लावर्स एट होम। यदि आपके बगीचे में गुलाब उग रहे हैं तो आप घर पर ही फूलों की एक सुंदर डैश गुलदस्ता बना सकते हैं। देखेंगे बकेट मतलब बुकेट बना सकते हैं। दूसरा है क्या, गुलदस्ते, ये भी गुलदस्ते, ये भी गुलदस्ता। तो क्या बना सकते हैं बताएंगे, तो आंसर बताएंगे गुलदस्ता बना सकते हैं। जो बकेट ये होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन सही होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या कह रहा है, सी मस्ट बी प्लेइंग थ्रू आउट द नोज फॉर द फेस लेफ्ट। देखेंगे प्लेइंग थ्रू आउट द फेस, थ्रू आउट द नोज, इसका मतलब पहले हम लोग जानेंगे क्या होगा, अधिक मूल्य देना होता है इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर पेइंग टू मच, है ना, ज्यादा कीमत चुकाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स, फिर आइटम आया, देखिए मैनी politicians in India are not fit to hold a candle to महात्मा गांधी। तो इसका मतलब पहले जानेंगे कि ये आइटम्स क्या कहना चाह रहा है। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब किसी और के समान अच्छा न होना, किसी की तुलना में न ठहरना। तो आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे, इन्फेरियर। ऑप्शन नंबर इन्फेरियर का मतलब यही होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इन्फेरियर मतलब तुच्छ, निम्न। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। कह रहा है कि साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, वस्तुओं का वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमी कहते हैं। आंसर बी बताइएगा, क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। क्या हमारे पास है, पर्सिमनी। पर्सिमनी का मतलब होता है कंजूस, है ना, कंजूसी। तो आंसर्स क्या बता देंगे इसका, आंसर्स बनेगा एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च करना, ये तो होगा नहीं। बैंकरप्टी मतलब क्या होता है, दिवालियापन, ये होगा नहीं। ब्रेबरी मतलब क्या होता है, रिश्वत, ये भी होगा नहीं, बच गया एक ही। मिसलाइनस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, इसका मतलब ही होता है कंजूसी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 3 शक्तिशाली लोगों का समूह, उसे क्या कहेंगे, उसे ट्राइयो कहेंगे। ट्राइयो मतलब तो तिकड़ी होती है, इसका नहीं होगा। टेटियम कहेंगे, ट्रिटियम मतलब होता है ट्राइटियम एलिमेंट जो होता है। तीसरा है हमारे पास ट्रिवेट कहेंगे, ट्रिवेट मतलब होता है 3 पैरों वाला स्टैंड, ये भी नहीं होगा। तो आंसर एक ही बच गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ट्रूएम्बेरेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। 3 शक्तिशाली लोगों का समूह को कहते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हमें बताना है, क्या है, डेंस। डेंस मतलब क्या होता है, घना, संघन, है ना। तो इसका होगा क्या, एंटोनिम हमें बताना है। स्कार्स मतलब क्या होता है, स्कार्स मतलब होता है अपर्याप्त या दुर्लभ, ये होता होगा नहीं। स्लिम मतलब क्या होता है, पतला, ये भी होगा नहीं आपका। स्पर्स, इसका मतलब क्या होता है, स्पर्श मतलब होता है विरल, मतलब छीट-फूट। तो आंसर हम लोग का क्या निकला, ऑप्शन नंबर सी निकला। लीन मतलब क्या होता है, लीन मतलब दुबला या छीन।
तो ये भी होगा, यानी आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, फिर से हमें बताना है। देखिए लुनेसी, लुनेसी का मतलब क्या होता है? लुनेसी का मतलब बता दिया आपको दोस्तों, इसका मतलब होता है पागलपन, है ना। तो देखिएगा सेनेटी मतलब क्या होता है? समझदार। तो पागलपन का समझदार पहला ही आंसर हम लोग का फुलफिल कर गया, राइट आंसर ए बंदा दीजिएगा, है ना। समझदार, मानसिक संतुलन वाला, विवेक वाला, सीधे से बोल सकते हैं हम लोग, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएंगे। खंड 2 सामान्य हिंदी का, देखिए निर्देश दिया है 16 से 20 तक क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसे बने हुए वैकल्पिक प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। कह रहा है सुमेर नामक व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए बेचैन था, लेकिन अथक प्रयास के बावजूद वह असफल रहा। एक साधु जो जंगल में तपस्या कर रहा था का पता पाकर सुमेर उसे मिलने चला गया। उसने साधु से पूछा क्या उसे भगवान का पता मालूम है और क्या वह सुमेर को भगवान से मिलवा सकते हैं। साधु ने सकारात्मक जवाब देते हुए उसे कहा तुम एक लिफाफे पर अपना नाम और पता लिखो और उस लिफाफे को भगवान के पास भेज दूंगा मैं। अगर उनकी अनुमति मिली तो मैं तुम्हें ईश्वर के पास भेज दूंगा। सुमेर लिफाफे पर अपना नाम और पता लिखकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु ने पूछा जन्म लेने से पहले तुम्हारा नाम और पता क्या था। वह इसका जवाब नहीं दे पाया। साधु को क्रोध आया और उसने सुमेर को एक तमाचा धर दिया और बोला खुद नाम पता जानता नहीं हो और ईश्वर का नाम पता जानने चले हो। तो देखिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या है, भगवान को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चीज जानना आवश्यक है। साधु को, धार्मिक ग्रंथों को, खुद को या संसार को। बता दीजिए क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन आप बता देंगे, राइट आंसर बी खुद को, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा है उपयुक्त अवतरण का सही शीर्षक क्या हो सकता है। साधु और सुमेर, ईश्वर का रहस्य, भगवान का पता, मैं कौन हूँ। तो आंसर सीधे बता देंगे, अपने में ढूंढेंगे ना, मैं कौन हूँ। आंसर डी बता दीजिएगा। निम्नलिखित सकारात्मक का विपरीत विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। सकारात्मक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा बताएंगे। हरात्मक नहीं, अज्ञार्थक नहीं, नकारात्मक होगा। आंसर सी होगा करेक्ट। कह रहा उपयुक्त अवतरण का सही भाव क्या होगा। दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक या सामाजिक। क्या होगा, तो आंसर बताएंगे आध्यात्मिक। आंसर सी करेक्ट होगा, आध्यात्मिक होगा। साधु ने सुमेर को तमाचा क्यों मारा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़े क्यों मारा, क्योंकि वो अपना पूर्व जन्म का नाम पता वगैरह नहीं बता रहा था। वह साधु को अपमानित किया था, नहीं। कारण जी इसको साधु को क्रोध आ गया था, नहीं। साधु उसे भगाना चाहता था, नहीं। सुमेर अपना नाम पता नहीं बता पाया था, इस कारण वो मारा था। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। अब देखिए निर्देश दिया है 21 से 23 तक क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का हमें विलोम शब्द बताना है। गरल का बताइएगा विलोम क्या होगा। गरल, गरल का बताएंगे क्या होगा। गरल का अर्थ क्या होता है, जहर या विष कहिए। बता दीजिए क्या हो जाएगा, तब बहुत आसानी से आप बता पाएंगे क्या हो जाएगा। आंसर बताएंगे सुधा बोलिए या अमृत बोलिए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषाद, विषाद का अर्थ क्या होता है, घोर कष्ट। तो कष्ट का क्या हो जाएगा उल्टा बताएंगे। पीड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। हर्ष मतलब खुशी, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी होगा। तनय, तनय का मतलब क्या होता है। तनय का अर्थ होता है बेटा, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तनु, तनु। व्योम, नेत्र, तन्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, तन्या मतलब होता है बेटी। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। नेत्र मतलब आपको पता है आंख। तनु मतलब होता है पतला। अब देखिए 24 से 28 तक क्वेश्चन हमें बनेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनना है। विनय पत्रिका की रचना किसने की। विनय पत्रिका की रचना किसने किया है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रस खान, कौन किए हैं। तो आंसर बताएंगे तुलसीदास जी किए। आंसर ए बताइएगा। तुलसीदास जी राम काव्य के प्रसिद्ध कवि थे, है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली,
रामचरितमानस, है ना, रामाज्ञा प्रश्न, ये सब है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। आंसर्स सी बताइएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से जो वर्ण तथा वर्णों के मेल से बने को हम लोग शब्द कहते हैं। कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। आंसर्स क्या बताएंगे? ज्ञान मार्गी। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। और तुलसीदास कैसे थे? तो राम मार्गी थे। सूरदास कैसे थे? तो कृष्ण मार्गी। आगे देखेंगे, रुपया का बहुवचन क्या होगा? बताएंगे रुपया का। तो रुपया का रुपयो नहीं, रुपयो नहीं, रुपया नहीं, रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखेंगे 28-29 बनेंगे क्वेश्चन। मुहावरे का अर्थ बताना हमने। कान में तेल डालकर सोना, निश्चय होकर बैठना, गहराई से सोचना, अनुमान लगाना, कान का दर्द दूर करना। तो आंसर बताएंगे ना, निश्चय होकर बैठना। पैर में पैर लगना, पैर में पैर लगना, पैर में पैर लगना मतलब घायल होना, तेजी से चलना, लंगर होना, कुछ नहीं करना। तो आंसर क्या बताएंगे? तेजी से चलना। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। पूत सपूत तो धन, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह हमें बताना है। बताइए कौन सा इसमें अलंकार है? तो आंसर बताएंगे इसमें है लटा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा, लटा अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। खंड 3 तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है इसमें। 31 से 34 तक बनेगा। आइए देखते हैं क्या है रीजनिंग में क्वेश्चंस। कह रहा है ना कि अमित सोनिया का भाई है। अमित जो है ना किसका है? सोनिया का भाई है। ठीक है, अमित जो है ना, अमित यह सोनिया का भाई है। किसका है? सोनिया का भाई। यहाँ पे सोनिया डालते हैं, सोनिया का भाई है। कविंदर ज्योति का पिता है। कविंदर जो है ना ज्योति का पिता है। ठीक है, अभी ज्योति नहीं पता कहा है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया जो है ना सतीश के पिता, सतीश के पिता की बेटी है। तो सतीश यहाँ पे डालते हैं, सतीश के पिता, इसके पिता की बेटी है, मतलब ये दोनों भाई बहन, ये भी भाई हुआ, है ना। आगे कह रहा है कि निकिता कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की माँ है। अमित की माँ कौन है? तो ज्योति है। तो यहाँ पे ज्योति डालेंगे, ज्योति। अब ज्योति जो हो जाएगी इसकी माँ हो जाएगी, तो इसके पिताजी ये है यहाँ पे, है ना, मुकेश जिनका नाम है। अब देखिएगा, अब कह रहा है क्या, ज्योति जो है, ज्योति कविंदर की बेटी है। तो यहाँ पे कविंदर लिख देंगे, कविंदर की बेटी है। और निकिता भी इसकी बेटी है, निकिता। ठीक है, तो निकिता को भी हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे, निकिता इसकी बहन है, मतलब इसके बेटी है। अब देखिए आगे कह रहा है कि मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पिता है। निकिता यहाँ पे जो है निकिता की इकलौती बहन ज्योति के पति मुकेश है। तो मुकेश तो हम लोग बना दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है? सतीश, सतीश कहाँ पे? यहाँ पे है। सतीश का कविंदर से क्या संबंध है? ये पिताजी है ना, और पिताजी के जो ससुर होंगे मतलब नाना जी कहलाएंगे। नाती, बेटा, भाई, दामाद। तो आंसर क्या बन जाएंगे? ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला नाती होगा, है ना। देखेंगे परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, तो पुरुष सदस्य एक यहाँ पे है, एक ये दो, है ना, एक ये 3 और ऊपर 4। टोटल कितने हैं? 4 सदस्य पुरुष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। आंसर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल जो है 4 आएंगे आपके, सतीश, कविंदर, सतीश, कविंदर, अमित, है ना, और मुकेश, 4 व्यक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। चलिए आगे भी देखते हैं क्या। हाँ, एक और क्वेश्चन है इसमें। देखिए मुकेश का कविंदर से क्या संबंध है? मुकेश, यहाँ पे मुकेश है ना, मुकेश का कविंदर से क्या संबंध है? तो इसके ससुर जी होंगे। देखिए ऑप्शंस में है क्या,
मुकेश का कविंदर से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना इसका। 33 का डी लगा लीजिए, क्योंकि कुछ ज्यादा यहाँ पे हो चुका है इसलिए हम बता रहे हैं, सीधे डी लगाइए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इससे भी पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। सतीश की माँ का निकिता से क्या संबंध? सतीश की माँ का है सतीश, यहाँ पे है ना। सतीश की माँ कौन है? ज्योति। इसका निकिता का है, इससे क्या संबंध है? दोनों बहन है, बता दीजिए क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 से 37। निम्नलिखित में दी गई विकल्पों में से कौन सा सही होगा, उस पर हमें बताना होगा। आइए देखते हैं हम लोग। 8 के बाद 18, तो अब देख रहे हैं कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। 18 के बाद 26 कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। फिर 26 के बाद 32 कितना, 6 बढ़ गया ना। फिर यहाँ से देखेंगे ये 4 बढ़ गया, मतलब यहाँ से कितना बढ़ना चाहिए, 2 ही, मतलब 36 2 38। ऑप्शन नंबर बी। देखें 26 से 28 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 28 से 24 -4 घटा। 24 से 30 +6 हुआ। फिर यहाँ से कितना घटा, -8 हुआ। फिर प्लस कितना करेंगे, 10 कर देंगे। तो 22 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अब देखेंगे 23 के बाद 25, ये प्लस में 2 हुआ, यहाँ पे प्लस में 4 हुआ, यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में आपके पास देखिए यहाँ पे एक एक गैप करके बताया गया। 23 के बाद 29, 23 के बाद 29 आप देखेंगे प्लस में 6 हुआ, 25 और ये 10 हो रहे हैं। 29 के बाद 41, यहाँ पे 15 कितने हो जाएंगे, 12 आ गए। और फिर 35 से 50 यहाँ पे कितने होंगे, 15 हो गए। तो यहाँ से हमें कितना इंक्रीज करने होंगे, तो ये 6 के बाद 12, 12 के बाद कितने होने चाहिए, 18। तो 18 इंक्रीज कर दीजिए, तो 8 1 9, लास्ट में 9 वाला कौन है, इसी में है और किसी में नहीं। तो बस ऑप्शन नंबर एक ही उठा लीजिए, राइट आंसर सी। देख लीजिए यहाँ पे ये 50 के बाद हम लोग कितना उठाएंगे, तो पहले 10 15 तो 20 उठा लीजिए, मतलब 70। यस है 70। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइए। 59 और 70। देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे, पवित्रा पूरब की तरफ 500 मीटर, पूरब की तरफ 500 मीटर चला दीजिए इसको। 500 मीटर दूरी तय करने के बाद जो है बाएं मूर्ति है और 700 मीटर जाती है, बाएं मूर्ति है और 700 मीटर जाती है। फिर वह बाईं ओर मूर्ति है और 500 मीटर चलती है, बाईं ओर मूर्ति है और 500 मीटर जाती है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पे है, 700 मीटर की। ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे कि चलती हुई रेलगाड़ी से आप देखते हैं कि कुछ ग्रामीण अपनी इच्छा अनुसार स्थान पर उतरने के लिए जंजीर खींचते हैं, आप क्या करेंगे, बताइए आप क्या करेंगे। देखिए ऑप्शंस आपके सामने है। चुप रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, सारी कार्रवाई को नजरअंदाज करेंगे, रेलगाड़ी के रुकने पर गार्ड को इसको सूचना दे देंगे, कुछ सहयात्री की सहायता से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। बताइए क्या करिएगा आप। तो आंसर आप बता देंगे कि कुछ सहयात्री मतलब जो उसमें यात्री होंगे उनको कह के और इसे रोकने के लिए मना करेंगे कि ऐसा काम ना करो, है ना। ऑप्शन डी होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, सुधा और राधा शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही थी। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दिखा रही थी और यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। तो राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी, क्या हो जाएगी। देखिए सुधा और राधा शतरंज खेल रहे थे, मानक व्यवस्था में बैठ कर शतरंज खेल रही थी। सुधा ने ध्यान दिया कि घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दिखा रही है। 6 बजे का समय दिखाने का मतलब ऐसे पूरे, है ना। यह उत्तर पूरब में थी, ठीक है ना, और यह उत्तर पूरब में थी। उत्तर पूरब कहने का मतलब ये है। तो राधा की घड़ी घंटे वाली सुई की दिशा में क्या होगी, क्या हो जाएगी बताइएगा। ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। जस्ट इसका एकदम से ऐसे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस चित्र में हमें गणना करना है कि कितने वर्ग है ना, टोटल वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। पहला 1, फिर 2, ऐसे 3, एक ये 4 होंगे और ये 5 बड़ा वाला, ठीक है, और एक ये 6। टोटल अभी तक हमारे पास 6, यानी ऑप्शन नंबर सी 6 बता दीजिए। चलिए आगे बताते हैं। कह रहा है निश्चित कूट भाषा में हमें जैसे कि इसका ये लिखा गया है तो हमें इसका बताना है क्या होगा। देखेंगे ये कैसे लिखा गया है, ये दो वर्ड लेकर लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए यू को पहले फिर एफ के बाद में
ठीक है, फिर आई को पहले, टी के बाद में, फिर ई के बाद में, ई के पहले, एल के बाद में। तो वैसे ही हम लोग पहले लिखेंगे, सी पहले होना चाहिए तब ओ, सी ओ है, ठीक है, ए टी है, ए होना चाहिए सबसे पहले, फिर टी होना चाहिए, ठीक है, फिर ई होना चाहिए, तो ये काट दीजिए, ये नहीं होगा, और ये तो और नहीं होगा, और ये होगा नहीं, तो हमारा सी से स्टार्ट होने वाला ये है ऑप्शन डी। अब देखिए, तो बच गया यही, तो ऑप्शन नंबर ये तो कंफर्म होगा, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए 43 से 45 कैसे बनाएंगे हम लोग, आइए सॉल्व करते हैं। हमें देखेंगे, एस को 81 लिख दिया गया है ना, एस को 81, मतलब कि एस ऐसे 19 पे होता है ना, एस कितने पे होते हैं, 19 पे होता है, लेकिन इसको लिखा गया है 81। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कि यदि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ओ, एम और के, देख रहे हैं 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, अब देख रहे हैं यहाँ पे से कितना बढ़ा है, 11 के बाद 13, मतलब 11 दू 13, 13 दू 15, 15 दू 17, मतलब क्यू से स्टार्ट होने वाला दो ही ऑप्शन है, या तो डी या तो ए। अब देखिएगा, अब सभी में देख रहे हैं, इसमें 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, तो आगे 8 का आना चाहिए, 8 यही ना, 64 होगा 8 का स्क्वायर, मतलब डी होगा करेक्ट, ये होगा नहीं। अब देखेंगे, जी के बाद एच, जी एच है ना, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, मतलब जे होना चाहिए, तो जे आप देख रहे हैं ऑप्शन दो ही है, या तो ए या तो बी में है। अब चलिए, एक्स के बाद आप देख रहे हैं 24 के बाद 23, 23 के बाद 22, 22 के बाद कितना, 21, 21 यू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जे आर, यहाँ पे 10, एक 11, एक 12, तो 13 होना चाहिए, 13 एम से होता है, तो इसे काटिए और इसे भी काटिए, या तो बी या तो सी होने वाला है। अब चलेंगे, आर के बाद 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। अब देखिए 46 से 49 हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 8 व्यक्ति दे रखे हैं यहाँ पे, बैठकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एम जो है ना, एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, जो एन के दाएं से तीसरे स्थान पे है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, कह रहा है क्या, ये सभी बैठे हैं कैसा, तो वृत्ताकार में, वृत्ताकार हम लोग बना दिए। टोटल कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति के लिए हम लोग बनाते हैं 1 2, है ना, सीधे ऐसे सामने सामने बनाइए, ये हो जाएंगे 6 और ये 2 8, ठीक है ना, टोटल 8 व्यक्ति हो गए। अब चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले एस आर एम ओ टी एन क्यू और पी। अब चलिए, ये हमने आंसर आपका बनाया है। देखिए कह रहा है यहाँ पे क्या, वृत्ताकार बैठे हैं, एम एस के दाएं से दूसरे स्थान पे, एम जो है ना, एस के दाएं से दूसरे स्थान पे, दाएं से दूसरे स्थान, आप देख रहे हैं इधर में दाएं है ना, तो एम है दाएं पे, और कह रहा है एन के दाएं से तीसरे स्थान पे, एन के दाएं से तीसरे स्थान पे देखिए है ना एम, कह रहा आर के बाएं से दूसरे स्थान पे पी है, एस और एम के बीच में बैठा हुआ है, कह रहा एन या क्यू पड़ोसी नहीं है ओ का, ठीक है, नहीं है। क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन क्यू का सही स्थिति है, क्यू, क्यू कहाँ पे है हम लोग का, यहाँ पे, क्यू का सही स्थिति बताना है। कह रहा है एन के दाईं ओर, एन के दाईं ओर एकदम बगल में है, हाँ बात तो सही है, ये पहला ही हम लोग का फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन ए बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पी और एम के मध्य में कितने व्यक्ति, पी और एम के मध्य में कितने, इधर देखेंगे तो दो ही व्यक्ति हैं, लेकिन इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस कैसा है, क्या 4 है, तो नहीं, 2 वाला है, तो यस ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है एम के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, बताइएगा, एम के बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा है, एम यहाँ पे है ना, एम के बाएं चौथे स्थान पर, बाएं बाएं कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, एम के बाएं चौथे, तो 1 2 3 और 4 कौन बैठा है, क्यू है, क्यू, यस ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट आंसर, ए बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म पड़ोसी का है, कौन पड़ोसी है इसमें देखेंगे। देखिए पड़ोसी हमसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है एम और क्यू, एम क्यू पड़ोसी है क्या, बिल्कुल काटिए डी ऑप्शन। एस टी पड़ोसी है क्या, एस और टी बिल्कुल नहीं है, ये भी काटिए। ओ और पी पड़ोसी है क्या, ओ और पी बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, ये भी काटिए। ओ और एम पड़ोसी है, ओ और एम पड़ोसी हाँ है,
यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हम लोग का। तो राइट आंसर ए बनेगा। अब देखिए 50 और 51 साथ में बनेंगे। क्वेश्चंस क्या है, अर्थात कथन और निष्कर्ष वाली है। कह रहा है कुछ किताबें उपन्यास है। कुछ किताबें क्या है, तो उपन्यास है। तो आइए हम लोग किताबें को उपन्यास बनाते हैं। यहाँ पे किताबें जो है कुछ, ये क्या है, तो उपन्यास, उपन्यास है। सभी उपन्यास ग्रंथ है। सभी उपन्यास जो है क्या है, ग्रंथ है। सभी उपन्यास ग्रंथ है। कह रहा है क्या निष्कर्ष में, सभी ग्रंथ उपन्यास है। सभी ग्रंथ जो है उपन्यास है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कुछ कहता तो हो सकता है, कुछ किताबी ग्रंथ है, कुछ किताबी ग्रंथ है, ये बिल्कुल हो सकता है। यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला निष्कर्ष कर रहा है दो। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस में है क्या। तो यस, पहला ही ऑप्शन है आपका, केवल अनुसरण दो कर। राइट आंसर ए बन जाएगा। चलिए आगे भी देखेंगे, कथन ही है हमारे पास। कह रहा है कि सभी कंप्यूटर बॉक्स है। सभी कंप्यूटर जो है, सभी कंप्यूटर बॉक्स है। सभी कंप्यूटर बॉक्स है। सभी बॉक्स प्रिंटर है। सभी बॉक्स जो है प्रिंटर है। सभी बॉक्स प्रिंटर है। अब देखिए निष्कर्ष हम लोग का, कह रहा है कि सभी प्रिंटर कंप्यूटर है। सभी प्रिंटर कंप्यूटर, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। कुछ कहता तो हो सकता था। सभी कंप्यूटर प्रिंटर है। सभी कंप्यूटर प्रिंटर, हाँ ये हो सकता है। तो हमारा दो अनुसरण किस में कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है। राइट आंसर बी होंगे। आइए देखते हैं आगे प्रश्न। कह रहा है 52 से 54 तक बनने वाले हैं, विकल्प दिए हैं, है ना। 3 एक समान है जबकि एक अलग है 4 ऑप्शंस में। आइए देख लेते हैं कौन अलग है। तो आप देखिएगा, एफ के बाद जी, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ठीक है। ये 20 के बाद 19, 18, ये घटा है सब में। ये 14 के बाद 13, ये 12, ये भी घटा है। ये 25 के बाद 24, 23, ये भी घटा है। ये सभी घटे हैं लेकिन ये बढ़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखिए सच्चाई, आचार, सदाचार, ईमानदारी, कौन सबसे अलग है, तो आंसर इसमें बताइएगा। आचार सबसे अलग है ना, ऑप्शन बी। अब देखेंगे आगे, कह रहा है कि 174 और यहाँ पे 6 दिया है। तो यदि हम लोग 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 6 दूना 12, 6 नौ 54, 29 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 के 11 और 11 ते 33, यहाँ 13 आ रहा है। इसे 5 से करेंगे, 5 ते 15, है ना, 5 एकम 5, 31 आ रहा है। इसे करेंगे 8 से, तो 8 एकम 8, है ना, 7 अठे 56.25। अब देख रहे हैं ये डेसिमल में है, बाद बाकी सभी शांत है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सबसे अलग डी रहा है। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से अक्षर को हमें चुनना है। प्राकृतिक, कृत्रिम, कपास, तो क्या होगा, प्राकृतिक, कृत्रिम, तो कपास का उल्टा क्या होगा, कपास का उल्टा हो जाएगा नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा। खंड 4, सामान्य जानकारी। क्वेश्चन कह रहे हैं भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है, बताइएगा कितने राज्य हैं भारत की। तो आंसर बता देंगे, वो जुड़ी हुई है 5 राज्य। ऑप्शन नंबर डी होंगे। और वो 5 कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, असम है, ये जुड़ी हुई, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, किससे नहीं जुड़ी है मिजोरम, बताइए। तो आंसर बता देंगे, असम से जुड़ी है, मणिपुर से भी, त्रिपुरा से, लेकिन मेघालय से मिजोरम नहीं है जुड़ा, अलग है। तो आंसर डी करेक्ट बताइएगा। मिजोरम राज्य में कितने जिले हैं, मिजोरम में टोटल 11 जिले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर बताएंगे लखनऊ अधिवेशन में इनको बुलाया गया था, है ना। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, वहाँ 1916 में हुआ था, वहाँ पे जो है इनविटेशन इनको दिया गया था कि 1917 में आइए और देखिए, ये तिनकठिया आंदोलन के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए इनको इनवाइट किया गया था, है ना। राजकुमार शुक्ल के द्वारा आवेदन दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पाइका ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। पाइका ओडिशा में होता है, आंसर सही बताएंगे। गरबा आपको पता है गुजरात में होता है। जात्रा उत्सव, जात्रा जो है पश्चिम बंगाल में होता है। भांगड़ा पंजाब में होता है। गिद्धा पंजाब में ही होता है। जट जटनी झारखंड में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, एफ ओ बी का पूर्ण रूप बताइए। एफ ओ बी का बताएंगे, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड, आंसर ए ही बन गया।
फ्री ऑन बोर्ड FOB को कहते हैं। यह बताते हैं आपको जो वस्तु के लिए दायित्व को इंगित करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, साहित्य संगीत, शास्त्रीय संगीत, थिएटर या सिनेमा में? स्वर्ण कमल यह दिया जाता है सिनेमा में। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार विश्व में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब होता है? 1929 में शुरू होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब होता है? 1969 में शुरू होता है। निम्नलिखित में से किसे जो है प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? किनको दिया गया था सबसे पहले? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर जूलियस के नरेरे, मदर टेरेसा या इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी? किनको मिला था सबसे पहले? तो आंसर बताएंगे डॉक्टर जूलियस के नरेरे। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड आंसर बताएंगे NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया। आंसर सी बताएंगे। ओलंपिक का आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है? ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस ये सभी है। आंसर डी बताइएगा। यह आदर्श वाक्य में जो है कम्युनिस्ट एक साथ 2021 में जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? 1854 में। 1894 पियरे डी कुर्बिटिन ने की थी। ओलंपिक में 5 वलय होता है, रिंग होता है 5 रंग के। कौन कौन? लाल, हरा, नीला, पीला, काला होता है, जो सभी महादेशों को दिखाता है। लाल किसको दिखाता है? अमेरिका को, उत्तरी और दक्षिण दोनों को। हरा ऑस्ट्रेलिया, नीला यूरोप को दिखाता है, पीला एशिया को दिखाता है, काला अफ्रीका को दिखाता है। कौन उत्पादन ग्रेड ब्लॉकचेन आधारित बीज वितरण कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? आंसर्स क्या बताएंगे? झारखंड। राइट आंसर सही बताएंगे झारखंड। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? बताइए लोकपाल कौन है? तो आंसर बता देंगे। लोकपाल है अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर। आंसर बी बताएंगे। वर्तमान में भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। आंसर्स यहाँ पे बी होंगे। प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ऑप्शंस बी करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? किसके समय में किया गया था उपनिषदों को फारसी में रूपांतरण? शाहजहां के समय। आंसर सही बताएंगे। इसका अनुवाद सीर-ए-अकबर के नाम से फारसी में किया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? ये देख लेते हैं। बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था, बिल्कुल ठीक है ये। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ा था, ये भी ठीक है। जहांगीर बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था। तो आंसर हम लोग का यहाँ पे बल्ख का युद्ध बता दिया आपको, शाहजहां लड़ा था। ये कब हुआ था? 1664 में हुआ था, है ना। 1664 बोल रहे हैं, 46 में हुआ था। 1646 में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो आंसर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे? डी करेक्ट हो जाएंगे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1907 वाले में? तो आंसर बताएंगे रास बिहारी घोष थे।
आंसर डी बताएंगे कौन थे, रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था। दादा भाई नौरोजी 1886 में कोलकाता अधिवेशन, फिर 1893 में भी किए थे, और लाहौर अधिवेशन फिर 1906 में भी किए थे कोलकाता अधिवेशन, मतलब 3 बार किए। कब कब, 1886 में, है ना, 85 में तो स्थापना ही, दूसरा ही किए, फिर एक किए थे 1893 में, कहा लाहौर में, फिर किए थे 1906 में। 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन है, 11वां, 17वां, 14वां, 13वां? तो आंसर बताएंगे 13वां सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। यह युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व पहले लड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, विधि, जात्रा, झोरा, कौन है संबंधित, बताइए। कर्नाटक से है संबंधित, वो है आपका यक्षगान। आंसर से ये बता दीजिए, यक्षगान है। जात्रा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, आपको पता है। जात्रा कहाँ का, पश्चिम बंगाल का है। झोरा कहाँ का है, झोरा जो है यह उत्तराखंड का है। झोरा कहाँ का है, उत्तराखंड का। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शास्त्रीय नृत्य ओडिशा किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य ओडिशी किस प्रदेश की उपज है? तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है किस राज्य का है यह। तो आंसर ए बता देंगे, ओडिशा का ही है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक हंगर इंडेक्स में कितना है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 111 है ना। वैश्विक शांति इंडेक्स में 126 है। हैप्पी इंडेक्स में, पीसफुल इंडेक्स में 126 है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को। इनको कहते हैं बलवंत राय मेहता को कहते हैं। आंसर सी बताएंगे। किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? कौन सी सरकार में? ग्राम सरकार में। आंसर सी बताएंगे। 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया था? तो आंसर बताएंगे इटावा और गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, जो कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो आंसर बताएंगे भूटान से जुड़ी है, नेपाल से जुड़ी है, क्या पाकिस्तान से जुड़ी है? तो हाँ, लेकिन श्रीलंका से नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, थल सीमा जो है, थल सीमा नहीं जुड़ी है क्योंकि इससे जल सीमा से जुड़ी है। तो आंसर सी बताइएगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? उसका नाम है किसान कन्या। ऑप्शन बी बताएंगे, किसान कन्या। इस फिल्म के निर्माता कौन थे? अरदेशी ईरानी थे। पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा 1931 में, यह भी अरदेशी ईरानी ही थे। किसान कन्या फिल्म प्रदर्शन हुआ था 1937 में। आईसीसी विश्व कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने प्रदान किया है? किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली को। ऑप्शन बी बताएंगे, विराट कोहली। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 28, 29? बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 29 और 30 में है। राइट आंसर बी बताएंगे, 29, 30 में जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन बी होंगे करेक्ट। लोकसभा का प्रथम नेता विपक्ष कौन थे? तो आंसर बता देंगे, वह थे राम सुभग सिंह। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह। अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा में नेता, विपक्ष नेता? तो राहुल गांधी है। आगे क्वेश्चन है क्या, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई
क्या है द्रव्यमान की इकाई? तो आंसर बताएंगे ग्राम नहीं, किलोग्राम नहीं, मोल नहीं, पाउंड है। आंसर डी बताइएगा, पाउंड। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। 453.6 ग्राम। उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो आंसर बताएंगे क्लोरीन। ऑप्शन सी होंगे। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? तो आंसर बताएंगे मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का। ऑप्शन सी बता दीजिएगा। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई के संकरण कराए जाए तो F1 का बीज कैसा होगा? F1 का बीज होगा गोले और पीले। ऑप्शन ए होंगे। घरेलू साधित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? क्या है उपाय? तो आंसर बताएंगे फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन बी बताएंगे, फ्यूज का उपयोग। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर बताएंगे विटामिन डी के कमी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। वो क्या है? नाइट्रोजन है। वायु का वेग संबंधित है किससे है? बताएंगे वायु का वेग किससे संबंधित है? तो वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। आंसर सी बताएंगे। प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने से 7 घटक रंगों में टूटने की घटना का खोज 1666 में किनके द्वारा किया गया था? बताइए किनके द्वारा किया गया था? तो आंसर बताएंगे आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन सी बताइएगा। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना की सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो आंसर बताएंगे परागन, निषेचन, भ्रूण, नवोद्भिद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन है? तो आंसर बताएंगे प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी CH4 मीथेन उत्पन्न होती है। एलपीजी का पूर्ण नाम बताइए। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा। खंड 5 विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। विशेष शिक्षा क्या है? बताइएगा विशेष शिक्षा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। विशेष शिक्षा सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, सामान्य शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अलग अलग रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है, सही तरीके से दूसरों के साथ जुड़ने के लिए अलग रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, प्राथमिक अनुकरण, सामान्यीकरण, गौण अनुकरण। तो उसे कहते हैं सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है? तो आंसर बताएंगे क्या? पठन कौशल का, उपलब्धि लक्ष्यों का, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणा का, संज्ञात्मक उद्देश्य का। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी संज्ञात्मक उद्देश्यों का। वर्तमान
शिक्षा व्यक्ति के जीवन से अलग करती है। क्यों करती है? क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। आंसर ये बताइएगा। शिक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप डैश करेंगे। क्या करेंगे? प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे और दूसरा प्रकरण शुरू करेंगे। छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। छात्रों को उससे ध्यान हटा देंगे। छात्रों को डांट पिलाएंगे। तो आंसर बताएंगे छात्रों को कहेंगे कि गलती हुई है और इसे ठीक कर देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। सबसे अधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन है? वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, वस्तुनिष्ठ वर्ष पद्धति या फिर सपुस्तक परीक्षा प्रणाली। सबसे अधिक प्रभावी कौन है? तो आंसर बता देंगे सेमेस्टर प्रणाली। ऑप्शन सी होंगे करेक्ट। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता और नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों का व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो आंसर बताएंगे छात्रों को स्वयं करने की स्वतंत्रता और नियंत्रण दिए जाए। आंसर ये बताइएगा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों की प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधी करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो आंसर बता देंगे कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध करके। ऑप्शन सी बता दीजिएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? तो आंसर बताएंगे पूर्ण बाल्य अवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। विद्यार्थियों की शिक्षा में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है बताएंगे। इस माहौल के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है। चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। नैतिक शिक्षा मनुष्य को महान बनाती है। तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, नैतिकता से, उपयुक्त सभी से, आचरण और व्यवहार से। तो आंसर बताएंगे उपयुक्त सभी से। शिक्षण किस स्थान पर होता है? स्कूल में होता है, स्कूल के भीतर और बाहर, स्कूल के बाहर, केवल कक्षा में। तो आंसर बताएंगे स्कूल के भीतर और बाहर दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कि निजी अनुभवों की हमारी स्मृति को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक स्मृति, अर्थ स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति। तो आंसर बताएंगे प्रासंगिक स्मृति। प्रतिभावन छात्रों के क्या गुण है? प्रतिभावन छात्रों के क्या गुण है? वही पढ़ते हैं। इसके गुण: अपने उम्र के छात्रों से ज्यादा प्रतिभावन, बुद्धि का अधिक प्रयोग, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, दूसरों के साथ तेजी से घुल मिल जाने। तो आंसर बताएंगे तीव्र निर्णय लेने की क्षमता। आंसर सी बताइएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सिखाना बेहतर है। क्यों? क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह सिखाना आसान बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो आंसर बता देंगे यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सिखाने में मदद करता है। आंसर डी करेक्ट होंगे। बताइए आगे। शिक्षक डैश प्रक्रिया से निपटता से जुड़े हुए हैं। निकटता से जुड़े हुए हैं। शिक्षक डैश प्रक्रिया से निकटता से जुड़े हुए हैं। अध्ययन से, सिखाना, मूल्यांकन से, अवलोकन से। तो आंसर बताएंगे सिखाने से। ऑप्शन बी होंगे। कह रहा है किसी व्यवस्था की सफलता डैश पर निर्भर करती है। व्यक्तियों की
खुश करने की नीति से, लोगों के साथ संबंध बनाने रखने से, कार्य गुणवत्ता बढ़ाए रखने से, वरिष्ठ के प्रति निष्ठा रखने से। तो आंसर बताएंगे कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने से। आंसर सी होंगे करेक्ट। कह रहा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? शिक्षा के दर्शन शास्त्र, शिक्षा के मनोविज्ञान, शिक्षा के समाज विज्ञान, राजनीतिक शिक्षा। तो आंसर्स क्या बता देंगे? शिक्षा के मनोविज्ञान। ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह समय की आवश्यकता है, क्योंकि इसे प्रसिद्ध संस्था द्वारा स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह शिक्षण की प्रभावी और सफल बनाता है, क्योंकि यह विद्यार्थी के शिक्षण और शिक्षा प्रणीति की गतिविधि और आकर्षित करता है। तो आंसर बताएंगे यह शिक्षण को प्रभावी और सफल बनाता है। ऑप्शन सी बताइएगा। आगे कह रहा है कि एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा? ज्ञान में, विश्लेषण में, निर्माण में, मूल्यांकन में। तो आंसर बताएंगे मूल्यांकन में आएगा। राइट आंसर डी बताइएगा। विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? विद्यार्थियों को व्यस्त रखना और शरारतों से दूर रखना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत डालना, तीसरा है अभिभावकों को ज्ञात रहता है कि बच्चे क्या अध्ययन कर रहा है, शिक्षकों का कार्य का बोझ कम हो जाता है। तो आंसर बताएंगे कि विद्यार्थियों को व्यस्त रखना और शरारतों से दूर रखना। आंसर ए बताइएगा। कह रहा है कि अनुशासनात्मक संदर्भ में डैश का प्रबंध तकनीक से संदर्भित किया जाता है। निर्देशन से, नियंत्रण से, आयोजन से, योजना से। तो आंसर बता देंगे नियंत्रण से। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली डैश काल के दौरान शुरू हुई थी? मध्यकाल, शास्त्रीय काल, वैदिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल। तो आंसर क्या होंगे? वैदिक काल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, वैदिक काल से। गुरुकुल प्राचीन भारत में एक ही घर में गुरु के पास या गुरु के साथ रहने वाले शिष्य के साथ एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। गुरु शिक्षा परंपरा हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रचलन है और भारत के अन्य धार्मिक समूहों जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में दिखाई देती है। क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा संस्तुति मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। कह रहा है स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि सिखाना रटने के तरीके से हट जाए। तीसरा है यह सुनिश्चित कराना कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक से पूरी तरह मेल खाता है। चौथा है क्या परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन के साथ उन्हें एकीकृत करना। तो कौन सा नहीं है? वो नहीं है आपका एक सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के पूरी तरह मेल खाता हो, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।